नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 13 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CPCT एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। इन रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपना CPCT एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या होता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट क्या होता है। हमसे पूछा गया है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मेन भाग क्या होता है, मुख्य भाग क्या होता है। लाइनेक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, और लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट या मेन पार्ट क्या होता है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है कर्नेल। कर्नेल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सभी प्रकार के प्रोसेस को, सभी प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट किसे कहा जाता है। जो कर्नेल है वह लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नेल। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट कर्नेल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में रिबन को शो हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में रिबन को शो और हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड में, MS एक्सेल में और MS पावर पॉइंट में भी पूछा जा सकता है। तीनों सॉफ्टवेयर में रिबन को शो और हाइड करने की एक ही शॉर्टकट की होती है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में जो रिबन होती है, यदि आप उसे शो और हाइड करना चाहते हैं तो Ctrl+F1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+F1 शॉर्टकट की से रिबन को शो और हाइड किया जा सकता है। आपको यहां पर पावर पॉइंट में, एक्सेल में, वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर रिबन को शो हाइड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1। आप MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में रिबन को Ctrl+F1 से शो और हाइड कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में Ctrl+F1 को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं रिबन हाइड हो गया है। Ctrl+F1 को दोबारा प्रेस करने पर रिबन शो हो जाता है। यह शॉर्टकट की वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में वर्क करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP वर्जन 6 में एड्रेस की साइज क्या होती है। IP वर्जन 6 में एड्रेस की साइज क्या होती है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। IP जो कि CPCT एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IP से संबंधित एक दो क्वेश्चन CPCT के पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में IP से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार किया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है IP एड्रेस क्या होता है। तो IP एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को उसके IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? तो आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। यह क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स होते हैं? तो आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन्स होते हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज 32 बिट होती है, 32 बिट होती है। और हमसे पूछी गई है आईपी वर्जन 6 में एड्रेस की साइज क्या होती है? तो आईपी वर्जन 6 में एड्रेस की साइज होती है 128 बिट, 128 बिट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहां पर हमने आईपी टॉपिक से संबंधित करीब 5-6 क्वेश्चन को तैयार किया है। आईपी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन सीपीसीटी के पेपर में जरूर आते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करें और इनको तैयार करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। सीपीसीटी के पेपर में कंप्यूटर से संबंधित कुछ टफ क्वेश्चन तो आते हैं, साथ ही साथ इजी और बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार करना है क्योंकि पेपर में इजी लेवल के, मीडियम लेवल के और हाई लेवल के तीनों लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार करना है। हमसे पूछा गया है अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या आपने कोई काम किया है और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, आप प्रीवियस स्टेट पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अंडू का यूज किया जाता है। अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। Ctrl+Z अंडू की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Y रीडू की शॉर्टकट की होती है, रीडू की। और Ctrl+X कट की शॉर्टकट की होती है। हमसे पूछा गया था अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट की जो कि होती है Ctrl+Z। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में एंटर की को प्रेस करने पर क्या क्रिएट होता है? एमएस वर्ड में एंटर की को प्रेस करने पर क्या क्रिएट होता है? जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते समय एंटर की को प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। पैराग्राफ एमएस वर्ड में एंटर की को प्रेस करने पर एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यदि आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है तो आप एंटर की का उपयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एंटर की को प्रेस करने पर एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क जो कि मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। नेटवर्क का उपयोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। जो नेटवर्क बनाया जाता है वह इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। नेटवर्क के कई टाइप होते हैं जैसे कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बैन वाइड एरिया नेटवर्क। उसी में नेटवर्क का एक टाइप होता है बीपीएन नेटवर्क। बीपीएन यह जो बीपीएन नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो किसी पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेटली यूज करने की सुविधा देता है। बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो कि किसी पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेटली यूज करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर नेटवर्क में बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर्स को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर्स को क्या कहा जाता है? आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में
आने वाली एरर्स को क्या कहा जाता है। जब किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को बनाया जाता है तो उसमें प्रोग्राम को बनाते समय, सॉफ्टवेयर को बनाते समय कुछ मिस्टेक हो जाती हैं जिन्हें एरर कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में एरर को बग कहा जाता है। बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं उन्हें कहा जाता है बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं उन्हें कहा जाता है बग। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। जब प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में कोई बग आ जाती है तो उसको सर्च करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। डीबगिंग का, बग मतलब एरर, और एरर को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए और उसे सही करने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। डीबगिंग का। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर को बग कहा जाता है, और बग को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली एरर्स को बग कहा जाता है, और बग को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए और सही करने के लिए डीबगिंग का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है। निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग करने के लिए मल्टीपल टाइप के ऑप्शन प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है बोल्ड, यह तो एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। स्ट्राइक थ्रो भी एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। सुपर स्क्रिप्ट भी एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। लेकिन जो इंक्रीज इंडेंट होता है यह फॉर्मेटिंग नहीं होती है, यह होता है पैराग्राफ का फीचर। पैराग्राफ के साथ इंडेंट का यूज किया जाता है। फॉर्मेटिंग के अंतर्गत तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट यह ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो इंडेंट होता है यह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का फीचर होता है, ना कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन है वह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का फीचर नहीं है, वह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का फीचर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंक्रीज इंडेंट एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का वैलिड ऑप्शन नहीं है, यह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत एक सेक्शन होता है फॉन्ट, जहां पर फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। दूसरा सेक्शन होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो जो इंडेंट है वह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का फीचर है, जबकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट यह सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें टूस कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है, क्या होगी। हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है जिसका हमें टूस कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या होगा। अब सीपीसीटी के पेपर में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और हमें इसका सेकंड या टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना भी सीखा है। यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया है जिसका हमें सेकंड या टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब भी आपको किसी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो पहले आपको इस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है पहले आप इस बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालें। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो बाइनरी नंबर दिया गया है उसको सेम लिखेंगे। इस बाइनरी नंबर में जहां पर 1 है उसको 0 से बदल देंगे और जहां पर 0 है उसको 1 से बदल देंगे, तो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, 0101।
जो हमारा बाइनरी नंबर था क्वेश्चन में, जिसका हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले हम इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? जहां पर 1 है उसको 0 से बदल देंगे, जहां पर 0 है उसको 1 से बदल देंगे। हमारा यह निकल आया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि आपसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता तो यह हमारा आंसर होता, लेकिन हमसे पूछा गया है सेकंड कॉम्प्लीमेंट। अब जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला है, इसमें हमें एक ऐड करना है, एक 1 ऐड करना है, तो हमारा निकल आएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें बाइनरी एडिशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। बाइनरी एडिशन के रूल्स क्या होते हैं? 0 में 0 को ऐड करने पर आंसर प्राप्त होता है 0, 0 में 1 को ऐड करने पर आंसर प्राप्त होगा 1, 1 में 0 को ऐड करने पर आंसर प्राप्त होगा 1। लेकिन जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 0 और एक हमें कैरी प्राप्त होगी, कैरी, जो हम आगे वाले नंबर पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमें जो बाइनरी नंबर दिया था उसका पहले हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में राइट साइड पर 1 को ऐड कर देंगे तो निकल आएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें यह बाइनरी एडिशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। 0 में 0 को जोड़ा तो 0 आएगा, 0 में 1 को जोड़ा तो 1 आएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 में 1 को ऐड करने पर 0 आएगा और एक हमें कैरी प्राप्त होगी। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकला था वह यह था। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0 1 0 1। इस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आपको राइट साइड पर एक 1 ऐड कर देना है तो आपका निकल आएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। हम इसमें 1 को ऐड करते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने रूल्स पढ़े हैं 1 + 1 होता है 0, और एक कैरी आएगी, कैरी हम ट्रांसफर कर देंगे आगे वाले नंबर पर। अब आगे वाला जो नंबर है वह है 0, इसमें एक कैरी का 1 ऐड कर देंगे तो 0 और 1 हो जाएगा 1। यहां पर तो 1 है तो 1 को सेम लिख देंगे, यहां पर 0 है तो 0 को सेम लिख देंगे। यह हमारा निकल आया सेकंड कॉम्प्लीमेंट, यह हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना कितना आसान है। आपको पहले बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, फिर उसमें राइट साइड पर 1 ऐड कर देना है। लेकिन 1 को ऐड करते समय आपको बाइनरी एडिशन के रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से पूछा गया है। यदि हम असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसे यदि हमें मशीन लैंग्वेज में बदलना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड का यूज किया जाता था। नेमोनिक कोड, नेमोनिक कोड क्या होते थे? हर कार्य को करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है नेमोनिक कोड। जैसे कि यदि हमें एडिशन करना है तो हम लिख सकते हैं ऐड, यदि हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लिख सकते हैं सब। तो जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं, कुछ यहां पर शॉर्टकट यूज किए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है नेमोनिक कोड। तो एक क्वेश्चन हमने तैयार किया, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। दूसरा क्वेश्चन हमने तैयार किया, असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड का यूज किया जाता था। तीसरा क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। असेंबलर का, असेंबलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्लॉटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वेबकैम,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्पीकर और चौथा ऑप्शन दिया गया है थर्मल प्रिंटर। तो प्लॉटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। जो बड़ी साइज के फ्लैक्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, बैनर होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर हाई क्वालिटी के साथ बड़ी साइज का आउटपुट प्रदान करता है। तो प्लॉटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। थर्मल प्रिंटर है, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। हमसे पूछी गई थी निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो वेब कैम या वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा किसी ग्राफिक्स को या किसी वीडियो को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया जाता है। वेब कैम या वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग ग्राफिक्स या वीडियो को इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में फिल डाउन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में फिल डाउन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में यदि आपने किसी सेल में कोई एक वैल्यू भरी है, फॉर एग्जांपल हमने इस सेल में लिखा है 10, अब यदि हमें यह 10 नीचे वाले कुछ सेल में भरना है तो उसके लिए यूज किया जाता है फिल डाउन का। फिल डाउन का मतलब है जो वैल्यू अभी आपने करंट सेल में भरी है इसी वैल्यू को डाउन साइड पर कुछ सेल में भरना, उसे कहा जाता है फिल डाउन, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी, डाउन की स्पेलिंग में डी होता है, शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस डी। एक और शॉर्टकट की आपको याद करनी है फिल राइट। फिल राइट मतलब आपने यदि इस सेल में कोई वैल्यू भरी है और यही वैल्यू आपको राइट साइड के सेल में भरनी है तो उसके लिए यूज किया जाता है फिल राइट का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर एमएस एक्सेल में फिल राइट की शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन की शॉर्टकट की होती है। तो यहां पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों क्वेश्चन को हम एमएस एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा 10, अब यह 10 हमें नीचे वाले कुछ सेल में भरना है तो उसके लिए हम फिल डाउन का यूज करेंगे। हमने वह सेल सिलेक्ट करे जिनमें हमें यह सेम वैल्यू भरनी है। इसके बाद हमने कंट्रोल डी को प्रेस कर दिया। कंट्रोल डी मतलब फिल डाउन, जो वैल्यू हमने एक सेल में भरी थी वही सेम वैल्यू नीचे वाले कुछ सेल में एंटर हो गई है। इसको हम राइट साइड पर भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने लिखा है 10 और यदि हमें यह 10 राइट साइड के कुछ सेल में भरना है तो हम कंट्रोल आर का यूज करेंगे। कंट्रोल आर मतलब होता है फिल राइट। तो फिल डाउन की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी और फिर राइट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंटेंट को कॉपी करने पर उसे कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है। किसी कंटेंट को कॉपी करने पर उसे कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है किसी कंटेंट को कॉपी करने पर उसे कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपको यह तैयार करना है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी कंटेंट को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वह एक टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है जिसे कहा जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कॉपी या कट किए गए कंटेंट को या ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। हमसे पूछा गया है यदि हमने किसी कंटेंट को कॉपी किया है तो उसे कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं। आप उसको मैनी टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं, मतलब कई बार पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट को कट किया है या कॉपी किया है तो यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि आप उसको कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, उसको कई बार पेस्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हैं तो उसे मैनी टाइम्स मतलब कई बार पेस्ट किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। यह क्वेश्चन
कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से पूछा गया है। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है उस डेटा की मात्रा को, उस डेटा की क्वांटिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल टाइप की मेमोरी यूनिट्स यूज की जाती हैं। जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वह होती है बिट। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट मतलब 0 और 1। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट का ग्रुप बनता है तो क्रिएट हो जाता है एक निबल। 4 बिट के कलेक्शन को कहा जाता है निबल। 8 बिट के कलेक्शन को कहा जाता है बाइट। 8 बिट के कलेक्शन को कहा जाता है बाइट। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? एक निबल बन जाता है। जब 8 बिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? एक बाइट बन जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? हाफ बाइट मतलब आधा बाइट। तो एक बाइट होता है 8 बिट का, हाफ बाइट कितने बिट का बचेगा? 4 बिट का, वह कहलाता है निबल। तो यह क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट। जब 4 बिट मिली तो क्या बन गया? एक निबल बन गया। और जब 8 बिट मिली तो क्या बन गया? एक बाइट बन गया। हमसे पूछा गया था एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में होते हैं 4 बिट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? निम्न में से किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू भी कहा जाता है? निम्न में से किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू भी कहा जाता है? आईबीएम कंपनी को बिग ब्लू भी कहा जाता है। जो आईबीएम कंपनी है उसे कहा जाता है बिग ब्लू। यहां पर आपको आईबीएम का फुल फॉर्म भी याद करना है। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है जिसे बिग ब्लू भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको आईबीएम का फुल फॉर्म भी याद करना है जो कि होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल में सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? एमएस एक्सेल के यदि आप किसी एक सेल में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन का टेक्स्ट टाइप होता है, एक लाइन का। एमएस एक्सेल के सेल में यदि आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन का टेक्स्ट टाइप होगा। यदि आपको एक ही सेल के अंदर 2 या 2 से अधिक लाइन टाइप करनी है तो उसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है, रैप टेक्स्ट का। और रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। और रैप टेक्स्ट ऑप्शन सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। यदि आप एमएस एक्सेल के एक सेल में कोई बड़ा टेक्स्ट टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वह बड़ा है और कॉलम की विड्थ छोटी है। अब यदि हमें इस टेक्स्ट को 2 लाइन में या मल्टीपल लाइन में डिवाइड करना है तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट का। जैसे ही हमने रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट 2 लाइनों में डिवाइड हो गया है। मतलब एक्सेल के सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। यदि आपको रैप टेक्स्ट को शॉर्टकट की से यूज करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। आपको जहां से लाइन चेंज करनी है वहां पर कर्सर रखें और कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ एंटर को प्रेस करें। ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? निम्न में से किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को, मैक्सिमम यूजर्स को इसका आंसर पता होगा। निम्न में से किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किसने किया था? डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन भी चार्ल्स बेबेज ने किया था। डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन भी चार्ल्स बेबेज ने किया था और इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, या पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है एडा लवलेस को। एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको यहां पर 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार के इंटरफेस यूज होते हैं, एक होता है CUI और एक होता है GUI। कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वह 2 इंटरफेस पर वर्क करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं CUI और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं GUI। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी होती हैं? जनरली एप्लीकेशन का जो सेटअप होता है, किसी एप्लीकेशन का, किसी सॉफ्टवेयर का जो सेटअप होता है वह होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। और एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। .exe एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल फाइल का होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम का जो सेटअप होता है उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जिसका एक्सटेंशन होता है .exe। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? DOS जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड बेस्ड होता है, CUI पर वर्क करता है। DOS में प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक फिक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछा गया है DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यदि DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें किसी फाइल को या किसी डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को रीनेम करना है, उसका नाम बदलना है, तो रैन कमांड का यूज किया जाता है। रैन, रीनेम। रैन का मतलब है रीनेम। तो DOS में यदि आपको किसी फाइल का या किसी डायरेक्टरी का नाम बदलना है, उसे रीनेम करना है, तो रैन कमांड का यूज किया जाता है। रैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए रैन कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन हमें और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, इन क्वेश्चन को नोट करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।